नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार से पलायन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में बिहार में भय का वातावरण था, जंगल राज की स्थिति थी, राज्य के लोग भयभीत थे। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन जंगल राज की सरकार में हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राजद शासन में बिहार के लोग अपनी जान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाहर गए थे, वहीं भय के कारण ही लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए और दूसरे राज्यों में सेट कर गए। अब उनके लिए बाहर और बिहार दोनों जगह है। अब बिहार में पलायन पहले से काफी कम हुआ है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले लालू प्रसाद यादव के राज में पलायन का आंकड़ा जारी करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके पिता लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार के लोग क्यों पलायन कर रहे थे। अब उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजद शासनकाल में अपराध और लूट चरम पर था, लोग भयभीत रहते थे, तब जंगल राज की स्थिति थी। वहीं तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जंगल राज में पलायन क्यों हुआ था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार को केंद्र से उसका हक नहीं मिल पा रहा। दावा किया कि राज्य के प्रतिवर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 10 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने एनडीए को वर्ष 2014 में 31, वर्ष 2019 में 39 और वर्ष 2024 में 30 सांसद दिए हैं, बावजूद बिहार को उसका वाजिब हक अधिकार नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनने पर बिहार के श्रमजीवियों को बिहार में ही काम देंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और औद्योगिक क्लस्टर एवं उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, तब सबको अपने गृह राज्य बिहार में ही काम मिलेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। यह वह आंकड़े हैं जो श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार बिहार से लगभग 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष अस्थायी नौकरी रोजगार के लिए लगातार पलायन करते हैं। उन्होंने 20 वर्षों की एनडीए सरकार में पलायन के आंकड़े को भयावह बताया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। इसे प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए का फैसला किया गया है। इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अब दिल्ली में विधायकों को हर वर्ष विधायक फंड में 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि बाकी राज्यों से कई गुना ज्यादा है। सीएम आतिशी के अनुसार उन्होंने बीते 10 साल से दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों की बेहतरी को लेकर काम किए हैं, यह आगे भी जारी रहेगा। सीएम आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने अहम बैठक में विधायक फंड से जुड़ा बहुत बड़ा निर्णय लिया है। विधायक फंड लोकतंत्र में अहम होता है। इसमें जनता अपने क्षेत्र में छोटे बड़े विकास कार्य विधायक के जरिए करवा सकती है। विधायक फंड जनता की आवाज है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में विधायक फंड को वार्षिक 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए किया गया है। सीएम आतिशी के अनुसार पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड नहीं दिया गया। आंकड़ों को देखा जाए तो गुजरात में विधायकों को प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए विधायक फंड के रूप में मिलता है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में वार्षिक 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में यह फंड 3 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना में प्रति विधानसभा हर वर्ष 5 करोड़ रुपए का विधायक फंड मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि अब दिल्ली में हर वर्ष विधायकों को 15 करोड़ रुपए फंड मिलेंगे। ये न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि अन्य राज्यों में भी कई गुना है। वहीं सीएम आतिशी के अनुसार बीते 10 साल से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली के लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम आतिशी ने एक्स पर कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने आज दिल्ली में विधायकों फंडों को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का बड़ा फैसला लिया है। देश भर के अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों के काम दुगनी रफ्तार से होने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हरियाणा विधानसभा रिजल्ट ने देश और प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चुनाव वाले दिन और उसके बाद सामने आए एग्जिट पोल तक, यूं कहे कि मतगणना के शुरुआती रुझानों तक जहां पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी, तो वही नतीजा कुछ और ही निकला। हालांकि कांग्रेस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहीं हरियाणा चुनाव पर नजदीक
फिक्स नजर बनाए हुए कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी को इस बार कांग्रेस को टिकट बंटवारे में गड़बड़ी और अति आत्मविश्वास का शिकार होना पड़ा। अगर कुछ कोर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला बिंदु यह है कि जहां कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उसमें भी पार्टी का टिकट सही उम्मीदवारों को नहीं मिला। बता दें कि हरियाणा के अंदर दल को गुटबाजी का भी शिकार होना पड़ा है। वहीं चुनाव से पहले ही हरियाणा में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। यहां पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से सभी वाकिफ है, जिसके कारण कुमारी शैलजा ने अपने प्रचार का सिलसिला काफी देरी से शुरू किया। वहीं प्रदेश के अंदर एक माहौल बन गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी को एक नए विवाद मुख्यमंत्री चुनाव से जूझना पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श प्रदर्शन किया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहीं दरअसल मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी अंदर भी एक साथ कई स्वर उठ रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर पार्टी पहले एकजुट होकर चुनाव लड़ना ठीक समझा, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। भाजपा ने न सिर्फ लगातार तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई, बल्कि अपने वोट और सीटों के साथ साथ वोट प्रतिशत शेयर में भी इजाफा किया है। अगर चुनावी नतीजों को ध्यान से देखें तो हरियाणा में पिछली बार की तुलना में जितने वोट प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भाजपा के खाते में भी करीब उतने ही वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। नालंदा जिले के बिंद प्रखंड में स्थित मां महारानी का मंदिर अपनी प्राचीनता और चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में विराजमान 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां के आशीर्वाद से कई बीमारियों का निवारण होता है। विशेषकर मां का जल और भभूत अनेक रोगों के लिए रामबाण माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। मंदिर का इतिहास बौद्ध काल तक जाता है। पाली भाषा के ग्रंथों में उल्लेख है कि स्वयं बुद्ध ने इस स्थान का भ्रमण किया था। मंदिर परिसर में नाग देवता सहित अन्य देवताओं की काली पत्थर की मूर्तियां भी स्थापित हैं। 1099 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे इसे पुनर्निर्मित किया। वर्ष 2023 में मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप दिया गया है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी नवमी के दिन मां की गोद भराई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। नालंदा जिले के बिंद प्रखंड के बिंद गांव में मां महारानी मंदिर, जो कई सौ वर्षों पूर्व से यहाँ माता विराजमान है। पूर्व में हम लोग को पूर्वज बतलाते हैं कि गजनी जब पूरे हमारे देश में जितने भी हमारी प्राचीन मूर्तियाँ थीं उसको विखंडित करती हुए जब इस रास्ते से गुजर रही थी, तो इस मंदिर पर भी उनका नज़र पड़ा और माता के मंदिर को विखंडित किए हैं। पूर्वज हम लोग को बतलाते हैं कि जब यहाँ कोई महामारी फैलती थी तो माता के नीर से वो स्वस्थ होते हैं, और आज भी लोगों की परंपरा है और स्वस्थ होते हैं। माता महारानी की ऐसी महिमा है कि लोग जो सच्चे मन से जो भी चीज़ मांगते हैं वो पूरा करते हैं। और इस गांव में ही नहीं, ये पूरे प्रखंड और ज़िला सभी जगह इस माँ की महिमा की गाथा गाए जाते हैं। लोग इस मंदिर में दशहरा पूजा या ऐसे हर एक सप्ताह मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा की जाती है और यहाँ बलि भी पड़ते हैं। मंदिर पूर्व से बना हुआ था, लेकिन पुराना अवस्था में करीब 100-125 वर्ष पूर्व बना था, जो जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी 2023 में भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण जून 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये मंदिर प्रखंड ही नहीं, जिला में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ सकती है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इन दोनों जगहों पर दो मौसम प्रणालियां विकसित हो रही है। बता दें कि स्काईमेट वेदर ने दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि यह प्रणाली के अगले 3 से 4 दिनों में यानी 12 और 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक दबाव प्रणाली में तब्दील होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंरचना विकसित हो रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक 12 अक्टूबर तक यह प्रणाली दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकती है। इसके कारण एक निम्न दबाव क्षेत्र पूर्वी भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ सकता है। यह मौसमी हलचल 16 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है। इसके कारण पूर्वी भारत के इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं अरब सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस प्रणाली के कारण 12 और 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली में तब्दील होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस प्रणाली के कारण केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर भी बढ़ सकती है। वहीं मौसम की प्रणाली में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही है, उसके कारण देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुरुवार को देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान हो रही बारिश के कारण त्योहार का मजा ही किरकिरा हो गया। बता दें कि गुरुवार को असम, सिक्किम, केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इन इलाकों में भारी बारिश भी हुई। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, उड़ीसा, विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं बारिश का दौर बिहार, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।